हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष मिश्रा और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है जनित गुरु पॉलीगन। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया आपको। सबसे पहले मैंने आपको सेल के बारे में बताया। वो जो चैप्टर है ना आपका, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने कराया। लेक्चर में कराया तो कराया, साथ ही साथ मैंने उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करा दी। नहीं देखा? बिल्कुल देखे बेटा, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पे। एमसीक्यू प्रैक्टिस उसके आई थिंक 4 से 5 लेक्चर या 6 लेक्चर के करीब मैंने डाले हैं। उसको देखिए और जब भी आप एमसीक्यू देखें, मान लीजिए वो तो लाइव चला था, लेकिन जब भी आप देख रहे हैं तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। और लास्ट में जब आपका मतलब कि जब वीडियो खत्म होने वाला है तब आप क्या कीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने आंसर गलत हुए हैं। वो आपको खुद से चेक करना है, वो खुद का टेस्ट लीजिए आप। एक तरह से कहते हैं ना, आप बैठ के सेल्फ एवेल्यूएट करते हैं, वो कीजिए अपने आप से। ठीक है, तो चलिए वो सारी बातें अलग है। आज जो हम चैप्टर लिए हैं उस चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। है ना, कि जो फूड रिसोर्सेज है उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर में। ये लेक्चर जस्ट कितने मिनट का होगा? 30 मिनट। 30 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं भी अपना टाइम देख लूं। ठीक है, चल। तो देखिए, फूड रिसोर्सेज, सबसे पहला सवाल तो ये आता कि हम फूड लेते किस चीज से हैं। तो याद रखें, हम फूड या तो प्लांट से लेंगे या तो एनिमल से लेंगे। है ना, फूड हमें या तो प्लांट से लेंगे या तो एनिमल से लेंगे। मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं तो आप फूड कहाँ से लेंगे? प्लांट से। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फूड कहाँ से लेंगे? एनिमल से लेंगे। है ना, इतना क्लियर है? तो याद रखिए बेटा, जब हम प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, जब हम प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीकल्चर। याद रखना बेटा, क्या बोलते हैं उसे हम? एग्रीकल्चर। जब हम एनिमल को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। पता है, मैं जब छोटा था तो मेरे को लगता था कोई एनिमल का कोई हस्बैंड होगा, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब हम एनिमल को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं, किसके लिए ग्रो करते हैं एनिमल को? जाहिर सी बात है, एनिमल से हमें मीट मिलता है, एनिमल से हमें दूध मिलता है, जैसे गाय है उससे दूध मिलता है। साथ ही साथ मान लीजिए किसी एनिमल से हमें एग मिल रहा है ना, जैसे मुर्गी से एग मिलता है, मुर्गी से मीट भी मिलता है। तो मुर्गा या मुर्गी, इस कंट्रोवर्सी में मत पड़ेगा। ठीक है, ले दे के बात यह है कि मतलब कि एनिमल से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एनिमल को ग्रो करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा। तो जब हम एनिमल को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बताइए, क्लियर हो गया? जब हम प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे तो क्या बोलेंगे उसे हम? एग्रीकल्चर। और जब हम एनिमल को लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे तो मतलब कि ग्रो करना इन द सेंस कि मतलब उनका पालन पोषण को खिलाना पिलाना ये सब, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एनिमल हस्बेंड्री। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, क्यों हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। हमारी जो पॉपुलेशन कैसे? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। इसीलिए जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड डिमांड बढ़ेगा। है ना, तो फूड डिमांड जब बढ़ेगा तो उस फूड डिमांड को फुलफिल भी तो करना है हमें। ऐसा थोड़ी ना है कि हम खुद खा ले रहे हैं लेकिन अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे। है ना, तो उसके लिए हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। हम चाइना को भी पीछे छोड़ चुके हैं आज के पॉपुलेशन के मामले में। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी तो फूड डिमांड बढ़ेगा, और फूड डिमांड बढ़ेगा तो उस फूड डिमांड को फुलफिल भी तो करना है हमें। है ना, लिमिटेड लैंड, पहला लिमिटेड लैंड है। लिमिटेड लैंड का मतलब कि खेती करने के लिए कुछ फिक्स ही मतलब कि जमीन बच गया हमारे पास। क्यों जमीन फिक्स हो गया है? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ गया, लोग खेत हटा के मॉल बनवा दे रहे हैं, आ, कुछ भी बिल्डिंग्स बन जा रही हैं, कंपनी खुल जा रहा है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? फूड का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इसलिए भी इंप्रूव करना है हमें। हमारा पर्पस ये है कि देखिए, छोटे से लैंड एरिया में हम कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है। और यही सीखना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का जो थीम है, जो मतलब कि कहते हैं ना बेस जो है, यही है कि कैसे हम कम एरिया में, कम कॉस्ट में, कम एरिया में कम कॉस्ट में कितना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नीड क्यों है, इंप्रूवमेंट की नीड क्यों है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या होता है, फूड का डिमांड बढ़ता है, और फूड का डिमांड बढ़ेगा तो उसको फुलफिल भी हमें ही करना है ना। चलिए अच्छा, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम आज इस लेक्चर में सोच रहे हैं इसके बारे में, ये ऑलरेडी बहुत लोगों ने पहले सोच चुके हैं। तो इसलिए बहुत सारे रिवॉल्यूशन है, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन ये आता है, देखिए मेरा पर्पस ये है कि इस लेक्चर में मैं आपको वही पॉइंट दिखाऊं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जो नहीं आता उसको मैं स्किप कर दूंगा फटाफट, जहां से आता है उसी पॉइंट पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या बढ़ा। तो याद रखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से एग्रीकल्चर का रेट बढ़ गया, एग्रीकल्चर जो है ना, क्रॉप का प्रोडक्शन वो बढ़ गया, है ना। व्हाइट रिवोल्यूशन से क्या बढ़ा, मिल्क प्रोडक्शन, व्हाइट दूध व्हाइट होता है इसलिए व्हाइट रिवोल्यूशन। फिश प्रोडक्शन किससे बढ़ा, ब्लू रिवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये एग्जाम्पलर या शायद एमसीक्यू में मैंने क्वेश्चन देखा है। ब्लू रिवोल्यूशन से क्या बढ़ा, फिश प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, चल नेक्स्ट। अब देखिए कुछ क्रॉप्स दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए सीरियल्स हैं, सीरियल्स को हिंदी में अनाज बोलते हैं। अनाज का क्या एग्जांपल है, व्हीट, राइस, मिलेट्स, सोरगम। ठीक है, पल्सेस का क्या एग्जांपल है, ग्राम, काउपी, लेंटिल्स। काउपी का मतलब छोले, जो आप व्हाइट वाले छोले खाते हैं ना, उसे हम काउपी बोलते हैं। ठीक है, ऑयल सीड वो सीड होते हैं जिससे हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि सोयाबीन सीड है, सनफ्लावर सीड, सीसम और मस्टर्ड। जो आप सरसों का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल किससे मिलता है हमें, सरसों के सीड से मिलता है ना, मस्टर्ड सीड से मिलता है। तो ये इन सारे को ऑयल सीड बोलते हैं, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, मस्टर्ड, इसके एग्जांपल ऑयल सीड के। वेजिटेबल, स्पाइसेस, कैरेट, टर्निप, ऑरेंज, ये सब तो जानते हैं। फॉडर क्रॉप वो क्रॉप होता है, इसको हिंदी में चारा बोलते हैं। ठीक है, चारा ये एनिमल्स के लिए उगाया जाता है, कि जो मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री करेंगे जब हम, तो एनिमल को भाई खाना चाहिए ना, तो उनके खाने के लिए जो खेती होती है, उनका जो खाने वाला जो क्रॉप होता है उसको फॉडर क्रॉप बोलते हैं, चारा। जैसा आपने सुना होगा बरसीन सुना है, ओट्स आप लोग खाते हैं, वो भी एक तरह से क्या है, फॉडर क्रॉप है। ठीक है, सुडन ग्रास। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप लोग जानवर हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ओट्स में फाइबर ज्यादा होता है ना, खाना भी चाहिए इंसान को। तो फॉडर क्रॉप वो क्रॉप है जो कि एनिमल के लिए उगाया जाता है, कि एनिमल खाएं उसे, जिसमें बरसेन, ओट्स, सुडन ग्रास, ये याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि ये बनाने का रीजन यही है कि ये क्वेश्चन में आया हुआ है। ऑयल सीड के बारे में पूछा गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोलिए, उसमें जितने एमसीक्यू हैं उसको लगा डालिए पेपर से पहले, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रॉप्स के टाइप्स होते हैं, है ना। कुछ क्रॉप बरसात में लगाया जाता है ना, जिसको हम रेनी क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि खारिफ क्रॉप है। खारिफ क्रॉप कब लगाते हैं हम लोग, जून से अक्टूबर, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, जून से अक्टूबर के बीच वाली खेती जो होती है उसको खारिफ क्रॉप बोलते हैं। रबी क्रॉप, इसको हम विंटर क्रॉप बोलते हैं, इसको ठंडियों में लगाया जाता है, नवंबर से अप्रैल तक का इसका टाइम होता है। जेड क्रॉप, इसको हम समर क्रॉप्स बोलते हैं, इसको मार्च से जून के बीच का इसका सीजन होता है, मार्च से जून का। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप को रेनी क्रॉप्स बोलते हैं, रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, जेड क्रॉप्स को समर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसी में तो जेड क्रॉप्स के अंदर ही वाटरमेलन आता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन। ठीक है, ये सारे जेड क्रॉप के एग्जांपल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, अब हमें क्रॉप का इंप्रूवमेंट करना है, क्रॉप का क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप वैरायटी, हम वो क्रॉप लें जिसकी वैरायटी अच्छी है, और वैरायटी अच्छी करने का तरीका 2 है, हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन। जब हम मान लीजिए, एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए वीट जो है गेहूं, उसके 2 वैरायटी है, वीट के 2 वैरायटी हैं, वैरायटी ए और वैरायटी बी। ठीक है, वीट ए का जो वैरायटी ए जो है, ठीक है, इसका क्या है, इसका जो है ना, ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेता है ना, लेकिन इसका प्रोडक्शन कम है, और ये टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता, लेकिन इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप कौन सा चूज करेंगे,
देखिए आप कहेंगे बी वाला सही कि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि कुछ हमें ऐसा वैरायटी मिले जिसके अंदर टेम्परेचर टॉलरेंट ज़्यादा हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, वो कैसे? वो कैसे? हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्रोड्यूस करा देंगे, है ना, क्रॉस करा देंगे। अभी आप हाइब्रिड का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को क्या कराएंगे, रिप्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। तो इससे जो क्रॉप मिलेगा उस क्रॉप को मैं सी क्रॉप बोल देता हूँ। जो जो सी क्रॉप मिलेगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर टॉलरेंट भी ज्यादा होगा और प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। टेम्परेचर टॉलरेंट का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर जाए, उसे हम टेम्परेचर टॉलरेंट बोलते हैं, ठीक। तो इसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन के कुछ टाइप है, जैसे मान लीजिए इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक। इंटर वेराइटल कब होता है, जब हम दो वेराइटी को क्रॉस कराते हैं सेम प्लांट के दो वेराइटी को क्रॉस कराएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेराइटल। इंटर स्पेसिफिक कब होता है, जब हम क्रॉस कराएंगे दो स्पीसीज को जिनका जीनस सेम रहेगा, जिनका जीनस सेम रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। इंटरजेनिक भी क्या है, क्रॉस बिटवीन टू स्पीसीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट जीनस। इसमें इंटर स्पेसिफिक में जीनस सेम है लेकिन इसमें जीनस अलग है, ठीक है। जीन मॉडिफिकेशन, मान लीजिए हमने उसका जीन ही मॉडिफाई कर दिया, जैसे बीटी क्रॉप्स आता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो है, ये सारे क्या है, जीन मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन। देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या है, मान लीजिए सॉइल है, मिट्टी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट होना चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन है, प्लांट का रिप्रोडक्शन वो सही से नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीजें अफेक्ट होगा प्लांट को लेके। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट होना चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको हम बाहर से कुछ सब्सटेंस देते हैं जिससे उसका न्यूट्रिएंट बढ़ जाए। तो अगर वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, तो उसको हम मैन्योर बोलेंगे। अगर वो सिंथेटिक है, केमिकली प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको फर्टिलाइजर बोलेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी। मैन्योर दो टाइप का होता है, कंपोज, वर्मी कंपोज, और एक ग्रीन मैन्योर भी है, ठीक है। तो चलिए, क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये देख लीजिएगा। अब आ जाइए इस पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैन्योर और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस। मैन्योर क्या है, मैन्योर जो है ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो मैन्योर जो होता है वो हमें किससे मिलता है, एनिमल वेस्ट से मिलता है, जो खराब प्लांट है उससे मिलता है। जैसे देखिए मैन्योर बनाने का तरीका बताता हूं मैं, जैसे मान लीजिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लीजिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब समझते हैं ना, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं हम लोग, एक गड्ढे में रख देते हैं, है ना, गड्ढे में गाड़ देते हैं सबको। कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी बन जाता है ना, ब्लैक कलर की मिट्टी बन जाता है वो, उसी मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, मैन्योर। और उसका यूज करते हैं किसके लिए, उसका यूज करते हैं प्रोडक्ट, मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। आपने सुना होगा खाद जिसे बोलते हैं, खाद कैसे बनता है, जितना भी वेस्ट होता है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, उसको हम एक जगह गड्ढे में फेंकते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद वहां पे ब्लैक कलर का सॉइल जैसा कुछ मिलता है, उसको हम यूज करते हैं अपने खेती करने के लिए, ठीक है। उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो ये सब चीजें क्या है, नेचुरल है। तो अगर वही चीज नेचुरल है तो उसको मैन्योर बोलेंगे। अगर मान लीजिए सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम केमिकल का यूज करें, जैसे मान लीजिए यूरिया, लोग अपने खेत में यूरिया छिड़कते हैं, तो यूरिया क्या है, फर्टिलाइजर है, जैसे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। तो वही है, ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। दे कंप्लीटली ऑर्गेनिक, इस कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है। एब्जॉर्ब स्लोली बाय प्लांट, इसको था प्लांट स्लोली एब्जॉर्ब करता है और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा देखिए, फर्टिलाइजर इट इज अ ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। बात काम दोनों का सेम है, लेकिन ये ह्यूमन मेड केमिकल है और वो नेचुरली मिलता है हमें। दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वो कैसा है, ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। एब्जॉर्ब क्विकली बाय प्लांट्स, ठीक है। ये जो है फर्टिलाइजर है, इसको प्लांट क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसी की वजह से तो बायोमैग्निफिकेशन आता है, इन्हीं सब चीजों की वजह से बायोमैग्निफिकेशन आता है। क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन, चलिए आप लोग बताइएगा, ठीक है। कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा मैन्योर और फर्टिलाइजर का ये डिफरेंस याद रखिएगा, ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट and animal waste which added to increase the soil productivity, human made chemical substance added to the soil to increase the fertility, ठीक है। मैन्योर
ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मेन्योर ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक होता है। मेन्योर जो है उसको प्लांट स्लोली एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फर्टिलाइजर को प्लांट क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है। मेन्योर कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता, लेकिन फर्टिलाइजर वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कौन कौन से आप देख लीजिए, एयर, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सॉइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है? जो न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे, जो न्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलेंगे। देख लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस nutrient affect the physiological processes in plant including the reproduction, growth, susceptibility to disease। ठीक है, to increase the yield the soil can be enriched by supplying these nutrient in form of manure or fertilizer। कह रहा है कि अगर इन न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ बीमारी के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, तब आप क्या कीजिए, मेन्योर और फर्टिलाइजर का यूज कीजिए। ठीक है। अब देखिए मेन्योर के टाइप होते हैं। मेन्योर का मैंने बोला कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और एक होता है ग्रीन मेन्योर। डिफरेंस क्या है तीनों में? देखिए कंपोस्ट क्या होता है, हम सारा वेस्ट लेते हैं, प्लांट ले लिए, कुछ कोई मान लीजिए प्लांट ले लिए, कुछ भी पेड़ पौधा, एनिमल, कुछ भी जो भी मतलब मरा हुआ चीज है उसको लेके हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर डाला, और कुछ दिन बाद वो जब ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाएगा उसको हमने यूज कर लिया। उस ब्लैक कलर के सब्सटेंस को कंपोस्ट बोलते हैं। अब क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, हम क्या करेंगे, सारा वेस्ट लेंगे और उसमें अर्थवॉर्म लाके डाल देंगे। अर्थवॉर्म क्या करेगा, उस चीज को जल्दी जल्दी डाइजेस्ट कर लेगा और जल्दी जल्दी हमें खाद बना के दे देगा। उससे जो कंपोस्ट मिला उसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। अगर अर्थवॉर्म की वजह से हमें कंपोस्ट मिलता है तो उसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। और ग्रीन मैन्योर क्या है? ग्रीन मैन्योर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको ग्रो करने से पहले, कोई भी क्रॉप है उसको ग्रो करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का क्रॉप लगा देंगे मिट्टी के अंदर, जिससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। फिर उसको काटेंगे, फिर उसके बाद वो क्रॉप लगाएंगे। दैट इज अ ग्रीन मैन्योर, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट द प्रोसेस इन विच फॉर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरिडिकेटेड वेट etc. is decomposed in pit known as composting. The compost is rich in organic matter and nutrient. Compost is also prepared by using earthworm. Very important. If compost is prepared, लिख देता हूं मैं, if compost is prepared by the help of earthworm, then compost are known as vermicompost. Compost are known as vermicompost. ठीक है, चलिए। ग्रीन मैन्योर मैंने बता दिया कि कोई भी क्रॉप लगाने से पहले हम क्या करेंगे, कोई सा भी छोटा सा मोटा प्लांट लगा देंगे और उसको काटेंगे, जिसके जैसे ही इसको काटेंगे वैसे उसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो चुकी होगी। That's prior to sowing the crop seeds, some plant like sun, hemp, example याद रखिएगा, sun, hemp, गवार are grown, then mulched by plugging them into the soil. These green plant does turn into the green manure, which helps in enriching the soil nitrogen phosphorus। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सिंचाई जैसे बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग खेती करने के बाद पानी देते हैं ना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। अब मान लीजिए पानी कहाँ से आएगा, वेल से आएगा, कैनाल से आएगा, रिवर से आएगा, टैंक से आएगा, ये सारे सोर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब देखिए हमने वैरायटी इंप्रूव कर लिया, क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेज कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, क्रॉप का प्रोटेक्शन करना। मान लीजिए आपने खेती तो अच्छे से कर ली, अगर मान लीजिए कोई कीड़ा लग गया आके, तब क्या करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम, ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे, है ना, नेचुरल मेथड। अच्छा, पेस्ट कंट्रोल के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और केमिकल। तो हम कुछ केमिकल यूज करेंगे जिससे वो पेस्ट ना लगे, है ना। तो ये है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा
एनिमल हस्बेंड्री। यहां पे प्लांट वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, हम एनिमल को लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। हम एनिमल को क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, अब देखिए, पहले बात तो हमें एनिमल का इंपॉर्टेंस समझना है कि इन एनिमल से क्या मिलता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखते हैं। देखिए, एनिमल से हमें सबसे पहले मिलता है मिल्क, है ना। गाय से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है। मिल्क में फैट कितना होता है, 3.60, प्रोटीन 4, शुगर 4.5, मिनरल 0.7, ठीक है। वाटर 87.2, विटामिन B1 B2 B12 DE, मिल्क से हमें ये सारे विटामिन मिलते हैं। एग, एग में फैट होता है 12, प्रोटीन होता है 13, ठीक है। शुगर नहीं होता। मिनरल, वाटर 74, B2 और विटामिन डी, ठीक। मीट, मीट में फैट होता है 3.6, प्रोटीन होता है 21, ठीक है। मिनरल 1.1, वाटर 74.2, B2 B12। देखिए, मीट के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है ना। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो वो अपना डाइट में मीट को ऐड करते हैं, ठीक है। फिश, फिश में फैट होता है 2.5, प्रोटीन होता है 19, ठीक है। फिश और मीट में कंपेयर करेंगे तो फिश के अंदर फैट कम है ना। मिनरल, वाटर और नियासिन, वेरी इंपॉर्टेंट, नियासिन, विटामिन डी और ए, ठीक है। विटामिन ए जो होता है हमारे आई के लिए अच्छा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बंगाली होते हैं वो ज़्यादा मछली खाते हैं, उनकी आंखें हमेशा सही रहती है ना। ये रीज़न है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कैटल फार्मिंग, ठीक है। कैटल फार्मिंग क्या, कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग हम दो चीज़ के लिए करते हैं, पहला मिल्क और दूसरा ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चर। जैसे मान लीजिए खेत जुताई करना, इन सब चीज़ों के लिए बैल का यूज़ करते हैं, है ना। तो बैल को भी पालना, गाय को पालना, ये सब क्या है, कैटल फार्मिंग है। कैटल फार्मिंग से हमें मिल्क मिलता है, ड्रॉट लेबर मिलता है, किसके लिए, एग्रीकल्चर, मतलब कि जुताई उताई के लिए, ठीक है। अब देखिए जो काव होता है, काव का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस। क्या नाम है, बॉस इंडिकस, याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, बॉस इंडिकस, ठीक है। गाय का, गाय नहीं कह रहा, गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बॉस इंडिकस। बफेलो का साइंटिफिक नेम बॉस ब्यूबिलिस, बॉस ब्यूबिलिस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा ये चीज, बॉस इंडिकस और बॉस ब्यूबिलिस, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन ब्रीड्स होती हैं, फॉरेन ब्रीड्स भी होती हैं गाय की, जैसे कि जर्सी है और ब्राउन स्विस है। ब्राउन स्विस और जर्सी ये फॉरेन ब्रीड्स हैं, ब्राउन स्विस और जर्सी ये फॉरेन स्विट्स हैं। इंडियन ब्रीड्स देख लीजिए गाय की क्या क्या है, सिंधी, रेड सिंधी और शाहीवाल, सिंधी और शाहीवाल, ठीक है। सिंधी और शाहीवाल याद रखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फॉरेन ब्रीड्स के बारे में बताइए, जर्सी और ब्राउन स्विस। अच्छा, इसमें एक चीज आएगा, लैक्टेशन पीरियड। गाय हर टाइम दूध नहीं देती, उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होता है। जिस पीरियड में वो दूध देती हैं, जिस पीरियड में उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड। क्या होता है कि जब भी गाय जब, मतलब कि जैसे कि बछड़ा दिया उसने, या मतलब कि गाय ही प्रोड्यूस किया उसने, मतलब कि बर्थ दिया, तो उसके बाद क्या होता है, उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड जो है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। हर गाय का अलग अलग लैक्टेशन पीरियड होता है, किसी का 6 महीना, किसी का 7 महीना, किसी का 8 महीना, किसी का 1 साल। तो आप खुद सोचिए, आपको मिल्क प्रोडक्शन करना है तो आप उस गाय को चूज करेंगे जिसका लैक्टेशन पीरियड बड़ा हो या लंबा हो, है ना, यही होगा, तभी तो आपको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो यही होता है, लैक्टेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। ये फॉरेन ब्रीड्स है, इनका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। जैसे जर्सी आपने देखा होगा, जर्सी का दूध भी ज्यादा आता है और ज्यादा दिन तक भी मिलता है दूध, ठीक है। ब्राउन स्विस ये सारे फॉरेन ब्रीड्स हैं। इंडियन ब्रीड्स के बारे में याद रखिएगा, रेड सिंधी और साहिवाल, इंपॉर्टेंट है। रेड सिंधी और साहिवाल ये इंडियन ब्रीड्स हैं। उसके बाद काओ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस और बफेलो का साइंटिफिक नेम बॉस बिबेलिस, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया चीज। अब देखिए पोएट्री फार्मिंग है, पोएट्री फार्मिंग से हमें क्या मिलता है, एग मिलता है और मीट मिलता है। तो दो तरह के आपने मुर्गा देखा होगा, एक को बोलते हैं हम लोग लेयर और एक को बोलते हैं ब्रॉयलर, ठीक है। मुर्गा नहीं, मुर्गी, मुर्गी अंडा देती है ना, ठीक है। तो एक होता है, दो तरह के मुर्गी देखे होंगे, एक को बोलते हैं लेयर और एक को बोलते हैं ब्रॉयलर। ब्रॉयलर से हमें मीट मिलता है और लेयर से हमें एग मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, बी कीपिंग, है ना, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को
एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, एपीकल्चर बोलते हैं। अब देखिए मधुमक्खी पालन आज के टाइम पे बहुत अच्छा सोर्स है इनकम का, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा आपको वो भी नहीं चाहिए कि ज़्यादा मतलब कि कोई बड़ा एरिया भी नहीं चाहिए, कम एरिया में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छा खासा कमाई भी है इसमें। इसको क्या कर रहा है, बस एक थोड़ा सा ट्रेनिंग वर्निंग होता है, कैसे हम मधुमक्खी को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ये सब ट्रेनिंग होता है। वो एक दो दिन मतलब कि आके वो सिखाएंगे, आप सीख भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ लिखे ये सब काम करें, लेकिन हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये भी काम खराब नहीं है ना। बी कीपिंग चाहे एपीकल्चर भी खराब नहीं है, इसमें भी अंधा पैसा है, ठीक है। तो वो सब हटाइए। तो देखिए बी जो है, हनी बी जो है, उसके मतलब कि बहुत सारे वैरायटी होते हैं। इंडियन हनी बी के एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। एपिस इंडिका, एपिस डोरेस्टा, एपिस फ्लोरी, ये सारे इंडियन बी के वैरायटीज हैं। एपिस इंडिका, एपिस डोरेस्टा, एपी फ्लोरी, ठीक है, ये इंडियन वैरायटीज है, याद रखिएगा बेटा। अब देखिए एक इटालियन भी है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। एपिस मेलिफेरी, एपिस मेलिफेरी, ठीक है। एपिस मेलिफेरी जो है वो इटालियन बी है, इटालियन बी, ठीक है। एपिस मेलिफेरी इज इटालियन बी। चलिए नेक्स्ट, फिश प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए फिश प्रोडक्शन जो है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी हमारे इंडिया में ही बात की जाए तो बहुत सारे ऐसा स्टेट है जो कि अपना अपने फूड के लिए फिश पे डिपेंडेंट है ना। जैसे मान लीजिए कि साउथ वाले हो गए, चाहे अपने बंगाल के लोग हो गए, उनके डाइट में फिश एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना। तो वहाँ के लोग ज़्यादा मछली खाते हैं, तो फिश प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिश प्रोडक्शन में ये सब तो आप पढ़ लेंगे। एक चीज़ आता है, देखिए जैसे मान लीजिए तालाब में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। हर मछलियाँ मतलब कि तालाब में हर लेवल पे प्रेजेंट नहीं होते। कुछ मछलियाँ जो होती हैं वो मतलब कि तालाब के ऊपर मिल जाएंगी आपको, मतलब कि तालाब नहीं, पानी जो तालाब के अंदर जो पानी है उसके ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ बीच में मिलेंगी और कुछ बिल्कुल नीचे मिलेंगी, है ना। तो जो मछली नीचे ग्रो करती हैं, यानी कि नीचे के जितने भी उसके फूड है उसको कंज्यूम करती हैं, उसको हम बोलते हैं बॉटम फीडर। क्या बोलते हैं? बॉटम फीडर, क्योंकि नीचे है। कुछ मछलियां बीच के फूड को कंज्यूम करती हैं, इसको हम मिडल फीडर बोलते हैं। और कुछ मछलियां सरफेस पे प्रेजेंट होती है, इसको हम सरफेस फीडर बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी मछली सरफेस फीडर का एग्जाम्पल है, कौन सी मछली मिडल फीडर का एग्जाम्पल है, कौन सी मछली बॉटम फीडर का एग्जाम्पल है ना। तो देख लीजिए क्या है। कतला, कतला जो है बेटा याद रखिए वो सरफेस फीडर है। क्या है? सरफेस फीडर। रोहू फीड इन द मिडल जोन, इसको हम मिडल फीडर भी बोलते हैं, मिडल जोन फीडर भी बोलते हैं। ऑफ द पाउंड मिरागल्स एंड कॉमन क्रैप्स आर बॉटम फीडर and these grass crabs feed on the weeds together with its species, can use all the food in the pond without competing with each other, this increase the fish yield from the pond। ठीक है, तो आपको इस फिश प्रोडक्शन से क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि कौन सा सरफेस फीडर है। तो याद है कटला जो है सरफेस फीडर है, रोहू फिश जो है वो मिडल जोन फीडर है, ठीक है, और कॉमन क्रैब्स जो है वो बॉटम फीडर है, ठीक है। कतला सरफेस फीडर, रोहू मिडल जोन फीडर, और कॉमन क्रैब्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ सरफेस फीडर, ठीक है, या फिर बॉटम फीडर, नहीं सरफेस नहीं बॉटम फीडर, ठीक है। सरफेस फीडर क्या है? कतला है। तो यहां पे आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो एक बार मैं फटाफट क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फूड रिसोर्स है ना, दो टाइप है हमारे पास फूड रिसोर्स के, प्लांट और एनिमल। जब हम प्लांट को लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे तो उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे, एनिमल को जब लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे तो एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। क्यों जरूरत है फूड इंप्रूवमेंट की? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कैसी है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे फूड डिमांड बढ़ रहा है और लिमिटेड लैंड एरिया पे जिससे फूड प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसीलिए हमें इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी रिवोल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, व्हाइट रिवोल्यूशन से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, ब्लू रिवोल्यूशन से फिश का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको एग्जांपल बताई, सारे देख लीजिएगा एक बार। खारिफ, रवि, जैद, ये तीन तरह के क्रॉप्स होते हैं। खारिफ को हम रेनी क्रॉप्स बोलते हैं, रवि को विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, जैद को समर क्रॉप्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके मतलब कि इंप्रूवमेंट के तीन मेथड बताए। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसके बाद कौन सा? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में दो मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन और जीन मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स देख लीजिए, इंटर वेराइटियल, इंटर स्पेसिफिक, इंटर जेनेरिक। इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा बेटा, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, क्रॉप पैटर्न और इरिगेशन। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आता है मेन्योर और फर्टिलाइजर, और मेन्योर के भी 3 टाइप्स होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मेन्योर। ठीक है, ये है मेन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक होता है, कौन सा इनऑर्गेनिक होता है, किसको प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, किसको प्लांट धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर कंपोस्ट अर्थवॉर्म की हेल्प से प्रिपेयर हुआ है तो उसको हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट। ठीक, इरिगेशन के मैंने मेथड बता दिया कि बहुत तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं, वेल से, कैनाल से, रिवर लिफ्ट सिस्टम से, टैंक से। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट भी याद रखिएगा बेटा। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, जैसे कि हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज करें, सारा क्या है क्रॉप प्रोटेक्शन के मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एनिमल हस्बेंड्री बता दिया। काओ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिगस, बफेलो का बॉस बिबेलिस, फॉरेन ब्रीड जर्सी और ब्राउन स्विस, और इटालियन ब्रीड्स सिंधी और साहिवाल, याद रखिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग से हमें एग और मीट मिलता है, एग हमें लेयर से मिलता है, मीट हमें ब्रॉयलर से मिलता है। ठीक है, बी कीपिंग को एपिकल्चर भी बोलते हैं। इंडियन बी याद रखिएगा, इंडियन बी की जो वैरायटी है वो क्या है, एपिस इंडिका, एपिजोरस्टा, एपीफ्लोरी, और एपिस मेलीफेरी ये इटालियन बी है। उसके बाद फिश प्रोडक्शन बता दिया मैंने, कौन सा सरफेस फीडर, कौन सा बॉटम फीडर है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो हो गया आपका चैप्टर खत्म। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा, चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर चैप्टर में अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ पॉइंट मेरे को और जानना है, तो बेटा मैंने लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ इसका, तो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।